गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सभी को हाँ ठीक है, सभी को म्यूट करेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। ठीक। कल हम लोगों ने अच्छा, आप सभी लोगों को जो कल इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको फॉरवर्ड करना है, तो शायद सभी ने किया हो। ठीक, वो तो जैसे बच्चों की अटेंडेंस उसमें बढ़ती जाएगी तो पता चलता ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग किसी जिस भी माध्यम से आप अपने फ्रेंड से जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, या कॉलिंग के थ्रू, तो सभी को आप बता देना ये चीज, ठीक, कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई डेली हो रही है। ठीक है, तो हमारा ये F6 पेपर में यूनिट 2 में जो सबसे लास्ट वाला था ना पॉइंट, कि समावेशी कक्षा में, ठीक, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप। आप लोग कॉपी पेन और सिलेबस अपना लेकर बैठा करो, पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 में जो हमारा थर्ड पॉइंट था, सब टॉपिक, इस समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक, तो इसी के बारे में हम सभी भी चर्चा कर रहे हैं, जो कल हमने आपको बताया ना कि समावेशी कक्षा क्या होती है। ठीक है, इसका समावेशी कक्षा को हम, जो समान हमारी कक्षा है, उसमें हम एक समावेशी कक्षा को कैसे निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कल पॉइंट्स बता दिए थे हमने आपको और उसका अर्थ बताया था। आज है कि मीनिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कि जब आप अपनी सामान्य कक्षा को, ठीक है, जब आप अपनी सामान्य कक्षा को एक समावेशी कक्षा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, बदलेंगे। अच्छा, एक चीज और, आप लोग जैसे कि अपने फोन को भी हम रोटेट करेंगे, तो आप लोग भी रोटेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से दिखेगा, और अगर रोटेट आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप फिर पोर्ट्रेट मोड में भी देख सकते हैं। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा आपका। ठीक, ऐसे में आपको देखना हो पोर्ट्रेट में तो पोर्ट्रेट में देख लीजिए, और जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है, और ऑटो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल में आपको देखना हो तो आप हॉरिजॉन्टल में भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मीनिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, इसमें ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब हम, आप सभी जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस काम को अच्छे से मैनेज करना होता है ना, उसका प्रबंध करना होता है, प्रबंधन करना होता है। कई सारे हम वो बना लेते हैं स्टेप्स, है ना, कि ये स्टेप करना है, फिर ये सेकंड स्टेप करना है। मतलब एक पूरे किसी वर्क को, अगर हमें कोई वर्क मिला है तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक, प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं उसका, तब जाकर उसको हम अप्लाई करते हैं उस जगह पर। ऐसी संगठनात्मक, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइज्ड क्रिया होती है। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड क्रिया होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं। अभी सिर्फ हम आपको ये मैनेजमेंट बता रहे हैं। ठीक, ये मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट एक संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी क्रिया होती है, जिसको इस रूप में समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। ठीक है, और जो अलग अलग कार्य किए जाएंगे वो सभी कैसे होंगे, स्टेप बाय स्टेप, एकदम संगठित रूप में होंगे। ये नहीं कि पहले वाला काम आखिर में करना है और आखिर वाला पहले में करना है, ऐसा नहीं, सारे काम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे। ठीक है, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अगर हम, तब क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कौन होता है, क्लास का टीचर। ठीक, तो इसके लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। ठीक है,
क्लास को मैनेज करना टीचर के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। शिक्षक जब आता है, चाहे नया टीचर आए, है ना, या डेली क्लास में टीचर आपके पढ़ाने आता है, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या होता है कि मुझे आज की क्लास को कैसे मैनेज करना है। पर डे होता है उसके सामने ये चुनौती, है ना। पर डे उसको क्लास में नई नई डिफिकल्टीज का सामना करना होता है। तब देखिए, कोई लिख के तो मैटर हाथ में लेके आता नहीं है, ठीक है, कि मुझे ऐसा करना है आज क्लास में, वैसा करना है, मारना है, पीटना है, डांटना है, पूछना है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में वो कागज में लिख के नहीं आता है। ये सब टीचर के माइंड में जैसे जैसे उसके सामने परिस्थितियां आती जाती हैं, वैसे वैसे उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग टीचर व्यवहार करता जाता है अपनी कक्षा का प्रबंधन करने के लिए। ठीक, तो जो विद्यार्थी हैं उनका पूर्ण विकास तभी संभव है जब टीचर अपने प्रबंधन के द्वारा, अपने मैनेजमेंट के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, कि जब आप पढ़ाते हैं आपको टीचर कक्षा में, तब देखिए वो पढ़ा रहे हैं तो कई बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, है ना, अनुशासनहीनता करते हैं, समझते नहीं है, बार बार उठेंगे बैठेंगे, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ शायद समझ में ना आ रहा हो, इसलिए वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। या हो सकता है उनमें ऐसे बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में जिनको वो चीज पहले से आती है, वो टॉपिक उनको पहले से आता है, तब वो इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे, है ना। मान लीजिए प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक, है ना, ये मान लीजिए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है उस प्रक्रिया के बारे में बच्चा पहले से जानता हो, प्रतिभाशाली बच्चा, है ना। तो क्या होगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। हमारी क्लास में सभी प्रकार के बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, वो क्या करेगा, उसको सीखेगा नहीं या इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तब क्या करेगा, वहां पे वो अनुशासनहीनता कर सकता है, ठीक, बातचीत कर सकता है, हो सकता है दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करे समझने में। तो इस प्रकार की कई एक्टिविटीज, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों या सामान्य बच्चे हों जिनको समझ में नहीं आ रहा है, या मध्य गति से सीखने वाले बच्चे हों, जितने भी प्रकार के बच्चे कक्षा में हैं, उनमें से कुछ बच्चे इस प्रकार की एक्टिविटी शो करते हैं जब टीचर उनको पढ़ा रहा होता है। तब क्या है, टीचर को अब जब वो पढ़ा रहा है, तब अपनी एक्टिविटी से, ठीक, टीचर जो एक्टिविटी कर रहा है उसको, अपनी एक्टिविटी को इतना प्रभावी बनाना है कि जो बच्चे हैं वो बोरियत फील ना करें। ठीक, दूसरी चीज, जब वो बोल रहा है, कम्युनिकेशन बच्चों के संग कर रहा है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसके सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए कि सिर्फ मुंह से बोल रहा है बस, उसमें उसके जेस्चर पोस्चर दोनों इंक्लूड होने चाहिए। मतलब फेस एक्सप्रेशन के साथ साथ उसके हाथों का भी एक्सप्रेशन उसमें होना चाहिए, जिससे थोड़ी क्लास क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है। एक जगह खड़े हो गए और प्रवचन देना शुरू कर दिया, तब बच्चा क्या है, उबाऊ हो जाएगा। और वहीं जब टीचर पूरे एक्सप्रेशन के साथ, चाहे वो हैंड्स का एक्सप्रेशन हो चाहे फेस का एक्सप्रेशन हो, इन दोनों चीजों का उपयोग, है ना, ये व्यवहार, अध्यापक के व्यवहार तथा शारीरिक भाषा व हाव भाव, जब ये सब चीजें एक्टिविटी वो अपने पढ़ाने में शामिल करता है, तब वहाँ कक्षा कैसी हो जाती है, जीवंत हो जाती है ना, वो नीरस नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार के आपको कम्युनिकेशंस करने हैं बच्चों के साथ कि उनकी जो रुचि है कक्षा में वो बनी रहे। साथ ही जब कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, तब बीच बीच में आपको क्या करना है, बच्चों से सवाल करते रहना है, पूछते रहना है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे सुनते सुनते ना दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, खो जाते हैं कहीं। तब उनको वापस लाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, एक पैरा पढ़ाया, है ना, कुछ समझा रहे हैं, तब उसके बाद थोड़ा सा पुनरावृत्ति या रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तब बच्चा वहाँ क्या रहेगा, अटेंशन होकर बैठेगा कि अरे टीचर बार बार कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा, सभी बच्चे, क्लास के सभी बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे, मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से, दोनों तरीके से इन्वॉल्व होके बैठेंगे कि हाँ, मेरे टीचर बार बार प्रश्न पूछ सकते हैं, हो सकता है कि वहां से उठा के हमें यहाँ ब्लैक बोर्ड के सामने भी ले आए।
ठीक है। तो वो मेंटली रूप से प्रिपेयर होके बैठेगा अगर आप ऐसी चीजें कक्षा में करेंगे तब। नहीं तो बच्चे को पता है कि हाँ ये वाले टीचर आएंगे आएंगे बोलेंगे और चले जाएंगे, तब बच्चा वैसी ही प्रवृत्ति आपके संग करेगा। ठीक है। जैसा आप उसको देंगे, जैसे ही व्यवहार आप उसके संग करेंगे, सेम व्यवहार बच्चा भी आपके साथ करेगा। अगर आप एक्टिव व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी एक्टिव होकर क्लासरूम में पढ़ेंगे। ठीक। फिर परिभाषा कि कक्षा प्रबंधन क्या है? कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों, ठीक, मतलब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप्स, ठीक है, और अंतः संबंधों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया संपादित होती है। अंतः संबंधों मतलब इंट्रा रिलेशनशिप, मतलब टीचर का टीचर के संग और विद्यार्थियों का विद्यार्थियों के साथ, ठीक, और खुद का खुद के साथ, इंटर मतलब आपका स्वयं के साथ, अंतः संबंध, ठीक है। एक दूसरे के संग है तो वो इंटर है, और खुद के साथ है, ठीक, और खुद के ग्रुप के साथ है तो वो कैसा है? अंतः, अंतः, ठीक, इंट्रा रिलेशनशिप के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया संपादित यानी पूरी होती है। ठीक है। जब भी हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो जब तक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, जब तक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, ठीक है, उनके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तो वहाँ की जो कक्षा की प्रक्रिया है वो कैसी होगी? सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। ठीक है। तथा कक्षा में कार्य तथा क्रियाकलापों से अधिगम परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। ये हो गया कक्षा प्रबंधन की परिभाषा के। इसमें आपको स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटर रिलेशनशिप करती रहनी है, ठीक है, ये अंतर संबंध होने चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चे आपसे बेझिझक प्रश्न पूछ सकें, आप बच्चों से पूछ सकें, है ना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो वो टॉपिक सिर्फ आप बोर्ड पर भी समझा सकें, उसका मॉडल, चार्ट या कोई डायग्राम, पिक्चर, उसके माध्यम से आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी? वो सुचारू रूप से आपके सिखाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो चलती रहेगी। ठीक। फिर आप उसमें कोई एक्टिविटी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि आप बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 1 to 5 के बच्चों को, है ना। इसमें तो 1 2 3 4 5 क्लास में जनरली प्रकाश संश्लेषण बच्चों को अभी सिलेबस में है। तब आप क्या कर सकते हैं? वहां पर अधिगम परिस्थिति को सुगम बनाने के लिए वहां पर आप बच्चे को एक्टिविटी दे दीजिए कि सभी बच्चे अपने घरों में एक छोटा सा कोई प्लास्टिक का डिब्बा, है ना, या पॉट, कुछ भी यूज करके उसमें मिट्टी भर के और एक पौधे को लगाएं। ठीक, एक पौधे को रख दें खुली जगह पर जहां सनलाइट आती हो, और एक पौधे को रख दें अंधेरे कमरे में, ठीक है। और उनसे कहें कि आपको 1 हफ्ते तक इसको वॉच करते रहना है, और एक पौधे को आपको पानी डालना है और दूसरे पौधे को पानी नहीं डालना है, जो कमरे में बंद है उसको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तब आप ये एक्टिविटी जब बच्चों को देंगे, तब जब बच्चे आपको रिजल्ट बताएंगे इसका, तब वो बताएंगे कि हाँ, जो धूप में जो सनलाइट में पौधा था जिसको हमने पूरा ध्यान रखा हर चीज से, है ना, खाना पानी उसको देते रहे, तो वो पौधा कैसा हुआ? बढ़ता रहा। और जो दूसरा पौधा पौधा था जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया, अंधेरे में था, वो पौधा कैसा हो गया? हफ्ते भर बाद मर गया, है ना। तब क्या होगा? बच्चे आपको जब ये रिजल्ट बताएंगे तब आप उस रिजल्ट के माध्यम से, उस परिणाम के माध्यम से बच्चों को पूरी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि सनलाइट में जो पौधा था वो जी गया और जो नहीं, जिसको कुछ भी नहीं मिला, वो मर गया, है ना। तो अब आप इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें वहां पर यूज होती हैं? पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है ना, इन सब की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। मतलब इस तरीके से आप पूरा उसको बच्चे को प्रैक्टिकल करके, ठीक, प्रैक्टिकल के रिजल्ट के माध्यम से आप उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आप पहले पढ़ा दें, समझ रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ा दी, बाद में प्रैक्टिकल कराया, उससे भी हो सकता है। या पहले आप प्रैक्टिकल दे दीजिए बच्चों को, या मतलब एक्टिविटी दे दीजिए ये वाली करने, और जो उस एक्टिविटी का रिजल्ट आएगा, आप उस रिजल्ट के माध्यम से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बच्चे को समझा सकते हैं।
तब सोचिए बच्चे कितना इंटरेस्ट के संग करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में तो वैसे भी क्या होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब कोई भी टीचर के द्वारा उन्हें काम दिया जाता है तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अधिगम परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी, सुगम और सरल हो जाएंगी, समझने के लिए भी और प्रैक्टिकल काम करने के लिए भी। अब जो हमारी क्लास है, क्लास के इम्पोर्टेंट अंग कौन है, टीचर और स्टूडेंट। सारी प्रोसेस तो उन्हीं के बीच में हो रही है। ठीक है, तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, विद्यार्थियों में अधिगम की वृद्धि करना। ठीक है, मतलब सीखने की जो रेट है उसको बढ़ाना है आपको, और कक्षा में सीखने की समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। ठीक है, ये कक्षा में जितनी भी सीखने की परिस्थितियां हैं वो आपको उत्पन्न करती रहनी है, मतलब अलग अलग टाइप से इनोवेटिव हो, थोड़ा इंटरेक्टिव हो, है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, थोड़ी आप कभी डिबेट रख दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप क्लास में करवाते रहिए, तो सभी बच्चों की रुचि लगातार क्लासरूम में बनी रहेगी और वो रेगुलर क्लास में भी आएंगे, रेगुलर रहेंगे स्कूल में भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी क्लास का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स भी हमें बनाना होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी वगैरह ये सब तो करवा ही रहे हैं, पर कुछ सिद्धांत कुछ होते हैं, उनको भी हमें फॉलो करना होता है या कक्षा में अप्लाई करना होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप कुछ सामान्य, इसमें देखिए दो तरीके के सिद्धांतों की यहाँ चर्चा की जा रही है। एक है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक, सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत इन द सेंस हो गया कि जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो हर टीचर कुछ ना कुछ थोड़े से रूल्स बना देता है। ठीक, कि मैं कक्षा में आऊंगा तो आप बोर्ड साफ कर देना, या बोर्ड मुझे साफ मिलना चाहिए, हेडिंग डली होनी चाहिए, मतलब हर टीचर का अपना होता है। तो इस तरीके से वो बच्चों को काम दे देते हैं कि जब मेरी क्लास हो तो आप सभी बच्चों को ये काम करके लाना है, या जब मैं पढ़ाऊं तो कोई भी बच्चा बीच में बोलेगा नहीं, कोई भी बच्चा बीच में क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना। या कई टीचर्स होते हैं कि वो बोल देते हैं बच्चों को कि जहां आपको समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं, खड़े होकर आप पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो ये हर टीचर की अपनी अपनी वो रहेगी सोच कि वो किस तरीके से अपनी क्लास को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो समान सिद्धांत में क्या होगा कि समान सिद्धांत में हम नियम बनाएंगे कि बच्चे जो हैं, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है उसका बच्चे क्या करें, अनुसरण करें। ठीक है, कि विद्यार्थी कक्षा के नियमों को समझ ले, जो नॉर्मल रूल्स की बात हो रही है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, नॉर्मल। ठीक है, तो वो उन्हें समझ ले और स्वीकार कर ले और उनका पालन करे, यानी कि अनुसरण करे। ठीक है, फिर कक्षा प्रबंधन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, क्लासरूम कंट्रोल की, वो इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ओवर कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि बच्चा कोई सवाल ही आपसे ना पूछ पाए। ठीक, या मूक नहीं बनाना है आपको, स्पीचलेस नहीं करना है वहां पर। ओवर कंट्रोल्ड करके बच्चे को, आपको, स्टूडेंट को स्पीचलेस नहीं बनाना है। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समय उत्पादक क्रियाकलाप करने के लिए दिए जाने चाहिए, मतलब कि ऐसे आप एक्टिविटीज बच्चों को दे दीजिए जिससे वो कुछ बना सके, है ना, या जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल के आए, निरर्थक, ठीक है ना, मीनिंगलेस एक्टिविटी बच्चे को नहीं देनी है, मीनिंगफुल देनी है। ठीक, ये नहीं कि कह दिया कि उठाओ बुक और बुक की चलो एक पेज राइटिंग करके रखो, इस तरीके की नॉनसेंस चीजों में आपको बच्चे को नहीं फंसाना है। ठीक, इस तरीके की नॉनसेंस चीजों में बच्चे को आपको नहीं फंसाना है। आपको क्या करना है कि ठीक है, विकास अभी तो उनमें आंतरिक नियंत्रण का विकास करना ही अध्यापक का लक्ष्य। फिर इसमें
तो इस तरीके की एक्टिविटी आपको बच्चे को देनी है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, कुछ रिजल्ट आता हो, उत्पादक हो वो। ठीक है। फिर आपको बच्चे में जो अनुशासन की भावना है, अनुशासन की भावना कैसी रखनी है आपको बच्चे में? ऐसी रखनी है कि वो स्व अनुशासन में रहना सीखे। ठीक। आपको मतलब ये नहीं करना पड़े कि खुद का अनुशासन उस पर चलाना पड़े, या डांट रहे हैं, मार रहे हैं अनुशासन के नाम पर। नहीं, आपको ऐसे अनुशासन की भावना बच्चे में विकसित करनी होगी जिसके माध्यम से बच्चा सेल्फ अनुशासन में रहना सीख ले। ठीक है। अनम्यूट करेंगे 1 सेकंड के लिए। अच्छा ये बताओ, ऐसे वाले मोड में ज्यादा सही दिख रहा है कि पोर्ट्रेट में? पहले वाले में। पहले वाले वाले में में। ठीक है। यस मैम। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। बहुत छोटा दिख अभी रहा ठीक दिख रहा है। इसको अब देखिए, ठीक है। सुनिए, जो छोटा आप सभी को दिख रहा होगा अगर, तो आप अपने फोन की स्क्रीन पे इसको जूम करके आसानी से पढ़ सकते हो। यस मैम। हाँ हाँ हाँ, सभी को पता है। और जैसे हमारा फोन तो इस मोड में है, आप अपने को ऑटो कर सकते हो। आप चाहें तो आप इस वे में उसको देख सकते हैं और बड़ा स्क्रीन करके। हाँ हो जा रहा है। हाँ, ये सब आप लोग की सेल्फ फोन में सब कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि आप मुझ पर डिपेंड रहे उसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए। ठीक है। आप अपने फोन को खुद भी हॉरिजॉन्टल करके और देखिए जूम करके इस तरीके से देख सकते हो बढ़िया से। ठीक। ठीक है। देखिए ऐसा ही रखें। नहीं मैम, पहले जैसा रख दीजिए। पहले ऐसा रख दे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है। ठीक यस मैम, वो से क्लियर भी दिख रहा है पूरा पूरा। ठीक ठीक चलिए। मैम एक म्यूट प्रॉब्लम है करेंगे। मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम बोलिए बोलिए। थोड़ा एक दिन में कम लिखवाती ना, लिखने में बहुत ज्यादा ये हो रहा है प्रॉब्लम। तो आपको लिखना थोड़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो फिर तो मोबाइल में से लिखना ही पड़ेगा ना मैम। इसको फोटो कॉपी नहीं देखिए, अच्छा तो हाँ ठीक है ठीक है फोटो कॉपी करा लेना। देखो, सुनो ठीक है सुनो ठीक है। सुनो, अगर आपको मैटर हम दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि आप यस। लोग जब परीक्षा में लिखिए तो आपको पॉइंट थोड़ी लिखने हैं, वहां पे पॉइंट को डिस्क्राइब भी हाँ करना हाँ होगा। ये आप जान यस के मैम। रखिए। 5 या 7 नंबर का म्यूट करेंगे सभी को। देखिए, पॉइंट हम डिटेल इसलिए कर रहे हैं सभी के कि आपको वहां पर डिटेल करना होगा। और अभी आपकी क्लासेस ऑनलाइन जब तक भी चल रही हैं, और हो सकता है जब कॉलेज खुले तब आपको क्लासेस अटेंड करने का मौका मिले ना मिले, इस बारे में तो कुछ जानकारी है नहीं। हो सकता है आपको सीधा एग्जाम देना पड़ जाए। तो इसके लिए आप सभी लोग नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक, क्या पता गाइड अवेलेबल होगी कि नहीं, बुक अवेलेबल होगी कि नहीं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉइंट्स के साथ पूरा डिटेल मैटर दें। ठीक, हम चाहें तो आपको सिर्फ एक पॉइंट में समझा सकते हैं। ये लिखा हुआ है कक्षा प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत, एक पॉइंट लिखेंगे, इसको हम पूरा डील कर देंगे बस। ठीक है। पर इसके अंदर आपको लिखना भी होगा, तो वो पूरा मैटर इसलिए हम देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ये जानकर चलिए, अगर ऐसा आएगा तो आपको ये सब लिख कर आना होगा। 5-7 नंबर में पॉइंट नहीं देने हैं, खाली डिटेल भी करना है उन सभी को। ठीक है। तो हाँ, इसमें हम सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट में, कि आपको बच्चे के अंदर अनुशासन की भावना को जागृत करना है। ठीक है, उसको स्व अनुशासन में रहना सिखाना है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि आपको बच्चे की रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण, है ना, मीनिंगफुल वर्क में लगाना है उनको। ठीक है। अगर देखिए आपकी कक्षा में शोर हो रहा है, ठीक, शोर हो रहा है, बच्चे बातचीत कर रहे हैं, क्यों करेंगे? जब करेंगे जब उनको कोई काम धाम नहीं रहेगा। मतलब आपने अपनी कक्षा पढ़ा दी, 40 मिनट में से 30 मिनट पढ़ा दिए और 10 मिनट आपके बच गए, तब बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं? तुरंत बातचीत कि अरे मेरा तो लेसन खत्म हो गया आज का, और तुरंत टॉकिंग शुरू। तब आप उस 10 मिनट खाली समय का उपयोग बच्चों का रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने में उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। वहां पर आप बच्चे को होमवर्क दे सकते हैं। होमवर्क तो बाद में दीजिए, होमवर्क देंगे तब भी वो बात ही करेंगे। आप वहां पर पुनरावृत्ति करिए, जो आपने ओवरऑल पढ़ाया वहां से बीच बीच में प्रश्न पूछिए, तब उनको वो टाइम जो है खाली मिला, अब वहां पर वो बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या जो पढ़ाया है उससे संबंधित 2-4 प्रश्न लिख दीजिए कि चलिए इनके आंसर लिख कर दिखाइए। ठीक है। तब क्या होगा कि बच्चा अर्थपूर्ण कार्य में अपने आप को लगा लेगा, जिससे अनुशासन संबंधी समस्या का सामना आपको कक्षा में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। फिर होगा कक्षा प्रबंधन में विशिष्ट सिद्धांत। ये हो गए स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होगा कि जैसे कई रूल्स हमने आपको बताया ना, ये सिंबल है सामान्य, इनको हम हल्के में अप्लाई करेंगे, और ये वाले जो हैं वो कैसे हैं, स्ट्रिक्ट वाले हैं। कि कई टीचर्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं बिल्कुल अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, कि मेरी कक्षा में मैं 40 मिनट हूं तो आपको बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है। ठीक, स्ट्रिक्ट एकदम फॉर्मेट। तब क्या होगा, वहां पर नियम स्पष्ट होंगे, और बच्चे के सामने अगर स्पष्ट नियम होंगे, उनको पता है कि ये टीचर हैं, इनके संग मुझे अपना व्यवहार कैसा रखना है, तो बच्चे पहले से ही वैसे बनकर बैठ जाएंगे। ठीक। दूसरी चीज स्ट्रिक्ट में एक चीज है, विलंब तथा अवरोध कम से कम हो। मतलब ये बच्चे कक्षा में टाइम पर आए। ठीक। और अवरोध मतलब जब पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तब उस टाइम पीरियड में वहां पर कोई रुकावट का सामना उन दोनों को कम से कम ही करना पड़े। ठीक। अवरोध वही अवरोध हो जाएंगे, अनुशासनहीनता, बच्चों की बातचीत, ठीक है, एक्टिविटी का नहीं करना, कहना नहीं मानना, ये सब अवरोध होते हैं जो कक्षा शिक्षक को क्लास में फेस करना पड़ते हैं। ठीक है। फिर है इसमें कि व्यवस्थित पाठ तथा स्वतंत्र क्रियाकलापों का नियोजन। आप जब पढ़ा रहे हैं तो जैसे हम यूनिट पढ़ाए, ठीक है, पढ़ाए तो पहली यूनिट पढ़ाए, तीसरी तो नहीं पढ़ाना शुरू कर दिए स्टार्टिंग से, है ना, क्योंकि हर यूनिट अपने आप को कोरिलेट करती है। पहला चैप्टर अगर है तो जो सेकंड चैप्टर होगा वो पहले से कुछ ना कुछ चीजों में जुड़ा हुआ होगा। तो आपको जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है। ये नहीं कि पहली लास्ट चीज पहले बता दी और पहली वाली लास्ट में, उससे भी बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा और उसको वो पाठ समझ में नहीं आएगा। ठीक। स्वतंत्र क्रियाकलापों का नियोजन यानी प्लानिंग, आपको जो बच्चे हैं उनको बोल देना है कि जब पढ़ाई हो रही है, जब आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तब आप सब, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, टीचर समझाता है तो बच्चे राइट डाउन भी करते हैं। ठीक, सिर्फ सुनते ही नहीं है, कई बच्चे राइट डाउन भी करते हैं। अब उनको जो समझ में आया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, वो उसको लिख लेते हैं। सभी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो स्वतंत्र क्रिया मतलब उनको फ्रीडम देना चाहिए कि आप अपनी एक्टिविटी लिखने के लिए या बोलने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए आप बच्चे स्वतंत्र हैं। ठीक है। विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व महसूस करने दें। ठीक। अंजलि, आपका कैमरा ऑफ कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना होती है वो भी आप नियम या सिद्धांत के रूप में बच्चों से करवा सकते हैं। मतलब एक बता दिया कि मेरी क्लास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मैंने बच्चों को। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप सभी को ये लेसन जो मैंने आज पढ़ाया है मैं कल उसका टेस्ट लूंगी। ठीक, टेस्ट लूंगी तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि अरे टेस्ट है, कल पढ़कर आना होगा अब तो हमें, है ना। या मैंने जो आज पढ़ाया है मैं कल एक एक बच्चे को बुलाकर यहाँ पर आकर पढ़वाऊंगी उससे, या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्टिविटी मैं करवाऊंगी। तो बच्चा जो है वो उस पर्टिकुलर लेसन या टॉपिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्लास के लिए और टीचर के लिए। ठीक है ना, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि मुझे अपना कुछ अच्छा करके एट द टाइम क्लास में दिखाना है। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी।
फिर प्रयत्नों को प्रोत्साहन दें, मतलब जो बच्चा करके ला रहा है एक्टिविटी, होमवर्क करके ला रहा है, क्लास में अच्छा कर रहा है, तब आपको बच्चे को समय समय पर अच्छा फीडबैक भी देते रहना है। ठीक, उसको प्रोत्साहित मोटिवेट करते रहना है। ठीक है। संकेत पुनर्बलन तथा उपयुक्त व्यवहार का प्रयोग, मतलब आप पुनर्बलन जब उसको दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, तब देखिए रेनफोर्समेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वे और एक होता है नेगेटिव। ठीक, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन हो गया कि आप बच्चे से कह सकते हैं कि आप ये अच्छा लिख कर लाए हैं और इसमें आप और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक, दोनों बातें हो गई। नेगेटिव में क्या कह देंगे, नहीं नहीं ये लिख कर लाओ एकदम बेकार है। ठीक, मतलब हमने कई लोगों का सोचना होता है ना कि हम सामने वाले से कह देंगे कि तुम ये खराब काम करके लाए हो, अच्छा करके नहीं लाए हो, तो वो व्यक्ति हो सकता है उसको सुधार कर लेकर आए। नहीं, ये सोचना गलत है। अगर आप एकदम से डिनाई कर दोगे उसके वर्क जो करके लाया है कि तुम बिल्कुल अच्छा काम करके नहीं लाए हो, जाओ ठीक दूसरा करके लाना, तब बच्चा क्या होगा, नहीं करके लाएगा। कुछ बच्चे कर लाएंगे, कुछ बच्चे नहीं लाते हैं, कहेंगे इतनी मेहनत से करके लाए, एक भी शब्द तो अच्छा बोला नहीं और एकदम से मना कर दिया कि बिल्कुल अच्छा नहीं करके लाए। ठीक, तो आपको पुनर्बलन जो बच्चों को देना है वो पॉजिटिव वे में देना है कि वो सुधार भी करें। ठीक है, कि जो करके लाए हैं काम वो उसमें सुधार करें और अच्छा करके लाओ, ऐसे कहना है। तब देखिए बच्चा कितनी मेहनत करेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपनी क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रोत्साहन देने की बात आ रही है, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाने की बात आ रही है, ये सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होता है ना। सामान्य बच्चे के लिए भी, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए भी, जो मंद बुद्धि बालक है ना, या जिसमें कोई डिसेबिलिटी है, अयोग्यता है, तो वो सभी के लिए फायदा देगा। क्योंकि कई बच्चे रटकर नहीं सीख पाते हैं, वो कैसे सीख पाते हैं, कर कर सीख पाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम से वो सीख पाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होंगी कक्षा में। ठीक, कक्षा प्रबंधन हेतु अध्यापक की भूमिका। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट घटक जो है इसका, इम्पोर्टेंट रोल जो है वो किसका होता है, तो क्लास टीचर ही का होता है इसमें। तो ठीक, तो इसमें अध्यापक कक्षा प्रबंधन का मुख्य घटक है। वह कक्षा प्रबंधन में व्यवस्थापक, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर, दार्शनिक, फिलोसफर, मार्गदर्शक तथा मित्र सभी की भूमिका निभाता है। देखिए कितने सारे काम करता है टीचर एक साथ, है ना। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में अध्यापक के बहुत से अधिकार, है ना, उत्तरदायित्व, गुणवत्ता तथा नेतृत्व होते हैं। उसको अनुशासन का उपयुक्त स्वरूप, ठीक, तथा शिक्षण के उपयुक्त आव्यू आव्यू मतलब होता है स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाना, ठीक है, तथा शिक्षण प्रविधियों, टीचिंग टेक्निक्स का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जब वो पढ़ा रहा है तब देखिए कितने सारे काम टीचर को करना पड़ते हैं क्लासरूम में। पढ़ाने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक, उसको विद्यार्थियों के साथ संबंध तथा अपने साथी अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य के साथ सामाजिक संबंध रखने पड़ते हैं। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट हेतु अध्यापक की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। मतलब एक जो टीचर है उस पर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बच्चों की, है ना, अपने कलीग्स की, प्रिंसिपल्स की, स्कूल के इन्वायरमेंट की, स्कूल में जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस टीचर के ऊपर। और टीचर का जो व्यवहार रहेगा, ठीक, हाँ, तो इसमें हम देखेंगे टीचर का व्यवहार किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, या कक्षा का जो मैनेजमेंट है, कक्षा का जो प्रबंधन है वो अध्यापक पर किस प्रकार डिपेंडेंट है, या अध्यापक किस प्रकार से प्रबंधन करने के लिए भूमिका को निभा रहा है। तो अध्यापक की भूमिका में देखिए अध्यापक अपने
विद्यार्थियों ठीक तथा समाज के लिए आदर्श होता है। ये तो आप सभी को पता है कि जैसा टीचर क्लास में रहेगा बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, और अगर टीचर हर तरीके से उनकी आशाओं के अनुरूप है, बच्चों की आशाओं एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप है, अगर उनका टीचर, तो वो उस टीचर को क्या मान लेते हैं, अपना आदर्श मान लेते हैं। ठीक, तो अध्यापक को जो भी अपीयरेंस उसकी होती है उसको कैसा रखना पड़ता है, अच्छा रखना पड़ता है, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो या उसके बातचीत करने का तरीका हो, है ना, उसको सभी कुछ कैसा रखना पड़ता है, वेल डिफाइंड। अगर वो अच्छा नहीं रखेगा तब जो शिक्षार्थी है वो उसके जो उसका पर्सनैलिटी है उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे। ठीक, और दूसरी चीज ये देखिए, टीचर के हाव भाव, बोलने का तरीका, कब ड्रेसिंग सेंस, इन सब से आप क्या पता लगा सकते हो, है ना, या पता करते भी हैं बच्चे, मतलब उनको आभास होता है कि हाँ मेरे टीचर में क्या क्या खूबियां हैं, ये किस सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, है ना, इनका स्टेटस क्या होगा। ये सब चीजें बच्चे बाहरी जो आपका दिखावा है उसको देखकर पता कर सकते हैं, आपकी जो बाहरी अपीयरेंस है उसको देखकर पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा दार्शनिक की भूमिका। अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने विषय वस्तु, यानी जो जिस विषय का वो टीचर है उसका वो कैसा हो, एक्सपर्ट हो, उसे अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो। ठीक है, मतलब अपने सब्जेक्ट पर उसकी पूरी कमांड हो, तभी वो बच्चों को उस विषय में मार्गदर्शन दे पाएगा। ठीक है ना, उस विषय में जानकारी दे पाएगा। ठीक है, फिर मार्गदर्शक की भूमिका, रोल एज अ गाइड। टीचर का एक काम क्या होता है, बच्चों को मार्गदर्शन देने का भी होता है। ठीक, बच्चों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको आप बच्चों से पूछकर उन समस्याओं का निदान या उनको वहां पर सही परामर्श या सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, चाहे विद्यार्थी के सब्जेक्ट से संबंधित हो या कोई पर्सनल उसकी प्रॉब्लम हो, मित्रों से संबंधित हो, कई प्रकार की बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कक्षा में, तो उन सभी समस्याओं का आप बच्चों का समाधान कर सकते हैं और उसके समक्ष एक मार्गदर्शक की भूमिका को निभा सकते हैं। ठीक है, फिर रोल एज अ रिसर्चर अनुसंधानकर्ता भी होता है। ठीक, कैसे कि अध्यापक जो टीचर है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कक्षा में, ठीक, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कक्षा में, अगर वो उनका सॉल्यूशन कर लेता है, उन समस्याओं का समाधान कर लेता है और अपनी कक्षा को एक्टिव बनाए रखता है, ठीक है, तब वो कक्षा में कैसा रोल प्ले कर रहा है, एक रिसर्चर का, कि उसने भाप लिया, ये समस्या आई और मुझे इसको कैसे सॉल्व करनी है। ठीक, फिर प्रबंधक की भूमिका, ये समझा ही चुके हैं कि जो टीचर है वो किस प्रकार से अपनी क्लास को मैनेज कर रहा है, क्लास के लिए प्लानिंग कर रहा है, बच्चों को निर्देशन दे रहा है, उनका इवैल्यूएशन कर रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग टेक्निक से उनको पढ़ा रहा है। तो बहुत सारी प्रकार के रोलों को, है ना, बहुत सारी प्रकार की भूमिकाओं को जो टीचर है वो कक्षा में निभाता है और अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। ठीक, फिर नेतृत्व की भूमिका, सबसे बड़ा तो ये है कि रोल एज अ लीडर, जो टीचर है वो पूरी क्लास को लीड करता है। ठीक, सभी बच्चे उसकी पढ़ाई हुई चीजों का, उसके गुणों का या अवगुणों का, जो भी हो टीचर के पास, वो सभी चीज बच्चे क्या करते हैं, फॉलो भी करते हैं। ठीक है, कभी कभी देखिए आप बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स की नकल भी उतारते हैं, है ना,